अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। कुछ 1-1.5 महीने की बात है जब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू भी किया गया और इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। 3 रुकनी बेंच जो कि केसेस अलॉट करता है, किस बेंच के सामने कौन सा केस लगाना है, ये तश्कील देता है, इसका फ़ैसला करता है। उसको एक ख़त लिखते हुए या एक दरख्वास्त जमा करवाते हुए इमरान खान ने इस्तदा की कि काजी फायज़ ईसा के सामने उनके कोई भी जो केस है उसको ना रखा जाए या ना लगाया जाए। फिर सियासी मंजरनामे पर इस सिलसिले में इमरान खान की कुछ दीगर गुफ्तगू भी आती गई, जिसमें ये कहा जा रहा था या ये दावा किया जा रहा था कि अगर ये चलता रहा और काजी फायज़ ईसा के सामने उनकी दरख्वास्तें लगती रहीं या वो उनके केसेस सुनते रहे तो सियासी इसका हल भी निकाला जा सकता है, यानी इमरान खान भूख हड़ताल भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। खैर, ये तो सियासी बात हो गई, बट कानूनी तौर पर ये जो दरख्वास्त दी गई थी बेंच फिक्स करने वाले 3 जजेस को, न सिर्फ वो बल्कि अब इस हफ्ते पेशरफ्त हुई है वो ये है कि इमरान खान की दोनों बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान, उन्होंने एक मुतफरिक दरख्वास्त जमा करवाई है। मागला हिल्स का वैसे तो एक केस था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी समाअत हो रही थी तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कुछ रिमार्क्स दिए इस केस में, जिनका ताल्लुक 190 मिलियन पाउंड केस से था। रिमार्क्स कुछ इस तरह थे। काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड्स किसी और को दे दिए गए। एक तो चोरी करो, फिर हुकूमत भी इस चोरी पर पर्दा डाल देती है। इन 190 मिलियन पाउंड्स वालों से कोई नहीं पूछता। उस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे एक ताकतवर शख्स को दे दिए। फिर काजी फायज़ ईसा ने आगे जाकर कहा कि जजेस को गालियां देने के लिए किराए के बंदे रख लेते हैं, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बोले, हम जवाब देंगे। ये जो रिमार्क्स हैं ये अलीमा खान और उज़्मा खान को पसंद नहीं आए और उन्होंने इस सिलसिले में मुतफरिक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि काजी फायज़ ईसा को रोका जाए इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की दरख्वास्त सुनने के लिए। और ये भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड्स केस से मुतल्लिक़ जो रिमार्क्स दिए गए हैं इससे मुकदमा असरअंदाज हो सकता है, मुतासिर हो सकता है, इसलिए किसी भी मुकदमे की अब समाअत ना करें काजी फायज़ ईसा जिसका ताल्लुक इमरान खान से हो। अब ये जो सारे के सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं PTI की तरफ से भी, ये जो एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई है दोनों बहनों की तरफ से, सवाल ये बनता है कि क्या ये काजी फायज़ ईसा पर उठने वाले एतराज़ात या अदम एतमाद दुरुस्त और जायज़ है? इसी को हम डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ जो पॉइंट्स उठा रही है या ग्राउंड्स बना रही है, कितना वजन है उनमें? बहुत शुक्रिया अलीना, मुझे नहीं लगता, और पहले भी इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि किसी जज की जजमेंट या किसी जज के हवाले से आपको ये तासुर हो कि वो बायस्ड हैं आपके खिलाफ, उस बुनियाद पे उनसे ये दरख्वास्त नहीं की जा सकती कि वो रिक्यूज करें। एक तो वैसे ही रिक्यूज होना है या नहीं होना है ये जज का फैसला होता है, लेकिन ये उसी सूरत में ज्यादा वैलिड आर्गुमेंट लगता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो, तो उस बुनियाद पे तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो सिर्फ इस बुनियाद पे क्योंकि आपको लगता है कि कुछ माजी में जजमेंट्स आपके खिलाफ गई हैं और ये आपको ये लगता है कि उनका एक बायस आपके खिलाफ है, तो इस बुनियाद पे अगर आप रिक्वेस्ट कर भी देंगे तो मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। और खासतौर पर इस सियासी माहौल में तो इस तरह तो हर जज पे जो है आप सवाल उठाएंगे। पिछले कई अरसे से तो हम ये बात कर रहे हैं हमारे कोर्ट्स के हवाले से कि बेंच जब बनता है तो आप उसी वक्त अंदाजा लगा लेते हैं कि इस केस का फैसला क्या होगा। तो दोनों तरफ से यहाँ पे अगर आप दो पॉलिटिकल पार्टीज में इसको डिवाइड करें, पॉलिटिकल लाइंस में डिवाइड करें बिटवीन PTI PMLN, एक सेट ऑफ जजेस हैं जिसपे PMLN काफी अरसे से इल्जाम लगा रही है, दूसरे पे PTI लगा रही है, तो इस तरीके से तो मेरे ख्याल से वो जजेस कोई केस नहीं सुन सकेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा वाजे हो तो फिर ये दरख्वास्त की जाए तो उस पर जज का ये डिसीजन होता है कि वो उस पर रिक्यूज करे या ना करे। जो दूसरा वाला मामला है जिसमें आपने बताया कि अलीमा खान साहबा ये दरख्वास्त लेके गई है, मुझे लगता है कि उस पर भी आर्ग्यूमेंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक तो वैसे ही बहस हो रही थी, मुझे नहीं पता कि किस केस का उन्होंने रेफरेंस दिया था, मैंने वो रिमार्क्स जरूर देखे, अभी आपने भी पढ़ के सुनाए, क्योंकि इससे मुतालिक 2 केसेस हैं। एक खुद सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो उनको अदायगी करनी थी उस हवाले से डिले हो रहा था और उन्होंने कहा कि कुछ राजी जो हमें मिलनी थी वो नहीं मिली है, वो वाला मामला था। उस केस में भी जो है जजमेंट में इसका जिक्र था कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो अपेरेंटली जो NCA से आने थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उनकी बतौर लाइबिलिटी एडजस्ट कर दिए गए, और उसमें ये भी लिखा गया था कि प्रोबेबली वो पैसा शायद क्रिमिनल प्रोसीड से आया हो, बिला वजह सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो है
को मुलविस किया जा रहा है, तो वो तो फैसला सुप्रीम कोर्ट उस पर तो दे चुकी है। ऑल्दो वो केस जो है वो कोई अलकादे ट्रस्ट केस नहीं था या 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस नहीं था, वो का केस था जो सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी। तो क्या उस केस की रोशनी में उन्होंने वो रिमार्क्स दिए हैं, या जो मैटर इस वक्त मौजूद है नैब के पास जहां पे 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादे ट्रस्ट का केस जो है वो चल रहा है? तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि उन्होंने जब रिमार्क्स दिए थे तो उनके जहन में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट थी या फिर ये वाला मैटर था। बहरहाल पीटीआई जो इस पे बात कर रही है वो यही कर रही है कि क्योंकि एक मामला इस वक्त ट्रायल में है, जेरे ट्रायल है, तो वो रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन इस बुनियाद पे रिक्यूज करना या ये कहना कि जज ना बैठे, मेरे ख्याल से मुझे तो इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ आती और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा भी। अच्छा, वो सिर्फ रिक्यूज करने की बात नहीं करे, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कोई केसेस है तो वो लगाए भी ना जाए काजी फाजीसा के सामने। जी, मुझे नहीं लगता कि उनकी इस दरख्वास्त को एंटरटेन किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है उमर चीमा साहब, ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी फाजीसा से मुतल्लिक तासुर रखती है और जो उनको ये कहा जा रहा है कि ना सुने वो केसेस, क्या मकसद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अलीना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले भी बात हो चुकी है कि एक तो ये बड़ी एक थैंकलेस पार्टी है। इन पर जिन लोगों ने बहुत सारी फेवर्स की, अपने मुंह पर कालक मली, उन पर इल्जाम है। आप देखें ना, एक जिस तरह उमर अताब बंदयाल साहब हैं, साबिक चीफ जस्टिस, उनके बारे में लोग वही गुड टू सी यू वाली बात बार बार करते हैं, उनको टांट करते हैं। उन पर इल्जाम ये था कि ये इमरान खान के जो हमायती जजेस हैं उनका जो ग्रुप है उसमें से हैं वो। लेकिन पिछले दिनों अलीमा खान ने उनके बारे में बात की कि जी उन्होंने फलां काम ये नहीं किया, उनकी वजह से ये हुआ। तो ये इनको किसी की एक तो कारकर्दगी वैसे ही पसंद नहीं है, और दूसरा ये करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों पर गैर जरूरी तौर पर अटैक करके उनको अपना मुखालिफ बना लेते हैं। ये लोगों का एक सब्र का इम्तिहान लेते हैं, उनको चेक करते रहते हैं। और ये मामला हर तरफ है। एक तरफ ये काजी साहब जो हैं उन पर ये पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते रहे हैं, और फिर ये इससे पहले जो रेफरेंस वाला मामला है वो भी आपके सामने है। अब जो है ये आ गई ये बात, कुछ दिन पहले तक जो अलीमा खान है उनका एक और स्टेटमेंट आई थी और उन्होंने कहा जी कि काजी फायजीसा या चीफ जस्टिस का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि वो 190 मिलियन जो वो केस है वो क्यों नहीं सुनते। अब यह है कि वो किसी केस में सुन रहे हैं तो उनको ये भी इतराज है जी कि फलां केस में चूंकि इमरान खान का जिक्र आना है तो ये नहीं सुनना चाहिए। तो इनके मुतालबा तो बहुत सारे हैं, और मैं आपको बताऊं, एक मैं मीडिया हाउस के बारे में आपको बताता हूं कि उनके साथ इनके काफ़ी मसाइल चलते रहते थे। फिर जो उसमें को खबरें पब्लिश होती रहीं तो एक दफ़ा उनका एनालिसिस हुआ, इन्हीं के सामने एनालिसिस हुआ, देखें आप कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, आपके इधर तो आपके हक में भी खबरें चलती रही हैं। अच्छा। उसका उनका काउंटर आर्गुमेंट ये था, उन्होंने कहा कि असल में ये आप हमारे हक में इसलिए चलाते हैं चूंकि आप हमारे खिलाफ चलाना चाहते हैं, तो लिहाजा इनका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इनको मुतमिन कर सकें। बल्कि एक मैं आपको एक मिसाल एक और दे दूं कि 2013 में एक चैनल पर इनका एतराज आ रहा था, नून लीग वाले इलेक्शन कमीशन में एतराज कर रहे थे कि ये चैनल जो है वो इमरान खान की सपोर्ट कर रहा है, और फिर बाद में इमरान खान जो है उन पर इल्जाम लगाने वालों में भी शामिल थे। तो इसका कोई एंड नहीं है। बाकी जो बात है ना, जो काजी साहब के रिमार्क्स हैं, मेरे ख्याल है कि जो जजेस हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली मैंने ये देखा है कि वो लोग जिनको हम भी बड़ा पावरफुल समझते हैं वो अपने आप को बड़ा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम तो ये बात भी नहीं कर सकते, हम तो वो बात भी नहीं कर सकते। हालांकि उनके पास जब इतनी पावर है तो वो अपना हुक्म चलाने की सलाहियत रखते हैं, उनको इख्तियार मिला गया है, तो वो इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। गैर जरूरी तनाज़ात में उनको उलझना ही नहीं चाहिए। और ये बात मुझे याद है कि एक और जज साहब हैं, उनके कोई एक दोस्त हैं और वो किसी केस में वो ना कोई सुसाइड कमिट कर गए। एक दफा उन्होंने कोई रिमार्क्स दिए कोई नैब के हवाले से, तो उन्होंने जनरली बात की, उनसे तकाजा किया गया कि आपने अपने दोस्त का जिक्र नहीं किया, आपको करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए नहीं जिक्र किया कि हो सकता है कि वो केस मेरे सामने आ जाए। तो एक तो जो मैं पीटीआई का आपको बताया ही है, लेकिन मेरे ख्याल है कि एक काजी साहब जो हैं या कोई भी जज, ये रिमार्क फैशन खत्म होना चाहिए। इसमें अगर हम ये कहते हैं ना वो सवाल पूछते हैं तो वो लगना चाहिए कि वो सवाल है, यानी कि जो कमेंट्री है उसका भी पता चल जाता है कि वो है कमेंट्री। तो अगर ये दोनों साइड पे रिस्ट्रेन की जरूरत है। अच्छा, साफी साहब,
आप इत्तेफाक करते हैं इसके, और वाकई में क्या मकसद यही है बस कि कंट्रोवर्शियल बनाना है? काजी फायज़ ईसा साहब की पर्सनालिटी से इतना क्यों मसला है, या फिर ये चीफ जस्टिस की पोस्ट और जिस तरह से उनके खिलाफ फैसले आए उसका मसला है? ये बात तो दुरुस्त है कि काजी साहब की पर्सनैलिटी को मुतनाज़ा बनाने की इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने हुकूमत में भी कोशिश की, और हुकूमत के बाद भी। हुकूमत में तो यहाँ तक गए कि उनके ख़िलाफ़ उन्होंने रेफरेंस दाखिल किया, और उसके बाद भी अभी इन दिनों भी उनके ख़िलाफ़ वो किरदार कुशी की मुहिम चलाते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में काजी साहब को भी इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, और उनको मोहतात रहना चाहिए। इस तरह के रिमार्क्स काजी साहब या दीगर जजेस को नहीं देने चाहिए। सर, बाकी उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? जो जेनेरिक एक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ना सुने हमारे मुकदमात, बायस का इल्ज़ाम या तासुर उनका है। नहीं, मुतालबा वो तो जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में मुसलसल मुतालबे होते रहे कि जी वो ना सुने, वो ना सुने। बल्कि उस वक़्त तो ये था, अभी तो फिर भी बेंच सीनियर जजेस मिल के बनाते हैं, लेकिन उस वक्त तो ये भी नहीं था। 3 बंदों का बेंच था, उन पे 1000 बार एतराज़ किया गया, किसी एक मरतबा भी जज उससे अलग नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में वो तो हो नहीं सकता और ना होना चाहिए। अलबत्ता फायज़ ईसा साहब को इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, और आगे एहतियात करनी चाहिए उनको। नहीं सर, सवाल मेरा ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रिजर्वेशंस उठाती है या उनका जो तासुर है उसमें वजन है? नहीं, मैं नहीं समझता। काजी साहब से मुझे ये तवक्को नहीं है कि वो अपने जजमेंट में ठीक है बायस्ड हो जाएंगे या उसमें वो कानून को मद्देनजर नहीं रखेंगे। ठीक है। अच्छा रीमा, 2 मुख्तलिफ मामलात हैं। एक तो ये रिमार्क्स जिनका जिक्र हो रहा है और जिसके ऊपर एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई है, और एक जेनेरिक जो तासुर रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिसके लिए उन्होंने पहले दरख्वास्त भी दी कि काजी फायज़ ईसा मुकदमात में ना बैठें या उनके आगे कोई मुकदमात ना लगाए जाएँ। दोनों को ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कानूनी तौर पर भी कि कितना सब्सटेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस में। जी शुक्रिया लीना। जो कानून है हमारा रिक्यूजल्स के हवाले से वो मैं शेयर कर देती हूँ। कानून तो नहीं है, स्टैंडर्ड्स हैं, मुख्तलिफ जजमेंट से आए हैं, जजेस के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उससे आए हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे आए हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार की रीसेंट जजमेंट है बुशरा बीबी के केस के हवाले से ही, जिसमें उन्होंने तफसील से उनकी समरी दी है। मैं उसको मजीद समराइज करके आपके सामने और हमारी ऑडियंसेस के सामने रख लेती हूँ, और वो खुद फैसला कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि किसी पार्टी के पास ये हक नहीं होता कि वो डिमांड करे कि आप हमारे केसेस पे नहीं बैठ सकते। फैसला जो है वो जज ने खुद करना है। और मैं इसमें ऐड करूं कि कोई कमिटी या कोई अदालत वो भी किसी जज को निकाल नहीं सकती किसी केस से। सो बार बार पीटीआई वो जस्टिस गुलजार का एक फैसला है या उसको जो भी कहें ऑब्जर्वेशन है उसका जिक्र करती है, जो उन्होंने कहा था कि टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनबायस्डनेस एंड इम्पार्शियलिटी, जस्टिस ईसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के किसी केस में ना बैठे। उस पर बहुत से एतराज़ात हैं कि वो एक फैसला अदालत कर भी सकती है कि नहीं, क्या वो ऑर्डर था या वो एक ऑब्जर्वेशन थी। उस पर तब जस्टिस ईसा ने बहुत एक अग्रेसिव और मेरा ख्याल है बहुत वजन है उनके जवाब में, उन्होंने जवाब भी दिया, और उसमें वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया कि कोई भी बेंच किसी जज को अपने काम से रोक नहीं सकता या किसी बेंच से निकाल नहीं सकता। ये फैसला उस जज का खुद है। सो पहला प्रिंसिपल तो ये है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर आपका कोई प्रोप्राइटरी कोई बिजनेस या कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस केस में या जो पार्टीज हैं उनके साथ, तो फिर आपको रिक्यूज करना चाहिए। ये एक ऑलमोस्ट इसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत लो है। तो अगर ऐसा मैटर है जिसमें आपका कोई बिजनेस इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या मिलता है तो आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए। अगर आप पार्टी से कोई रिश्तेदारी है आपकी, आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए, चाहे आपका रिश्ता जितना भी कमजोर हो या आपका जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है वो इनसिग्निफिकेंट भी हो, फिर भी आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर एलिगेशन बायस की है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, और एक रीजनेबल शख्स जो वो केस देख रहा है उसको नजर आना चाहिए कि आपका बायस है, और ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई है। ये
इससे अगला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपकी माजी की जो जजमेंट्स हैं या आपकी कानून की तशरीह, आइन की तशरीह, वो बायस साबित नहीं करती। तो पीटीआई का ये भी केस है कि बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें जस्टिस ईसा ने उनके खिलाफ फैसला किया है, इस टेस्ट पे तो वो पूरी नहीं उतरती, क्योंकि आप जजमेंट्स, ऑर्डर्स, कानून की तशरीह, आइन की तशरीह ये बायस साबित नहीं करती। फाइनली ये है कि अगर आप रिक्यूजल रिक्वेस्ट को एज फोरम शॉपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप चाहते हैं एक जज आपका केस ना सुने, इसलिए आप बार बार रिक्यूजल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि दिस मे अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ये भी उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इस तरह की रिक्यूजल रिक्वेस्ट बदनीयती पे मबनी भी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। सो ये है हमारा कानून, जो स्टैंडर्ड्स हैं, और बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी यही कहते हैं कि इसके ऊपर जज फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने रिक्यूज करना है या नहीं करना। तो हमारी ऑडियंसेस खुद फैसला कर सकती है कि क्या इन स्टैंडर्ड्स पे जस्टिस ईसा उतरते हैं या नहीं उतरते, तो उन्हें रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है क्लियर है कि कोई राइट नहीं है पार्टी का कि वो डिमांड करें कि आप नहीं बैठ सकते, और ना ही कमिटी जस्टिस ईसा को निकाल सकती है पीटीआई के केसेस से, और ना ही कोई अदालत उन्हें निकाल सकती है कि वो पीटीआई के या इमरान खान साहब के केसेस ना सुने। अच्छा, आपने ये कहा कि राइट नहीं है किसी भी पार्टी का कि वो ये डिमांड कर सके कि आप रिक्यूज करें, लेकिन अगर इस शर्त के ऊपर कि रीजनेबल बायस प्रूव हो जाता है, वो ये डिमांड करते हैं, और इस केस में क्या ऐसी सॉलिड ग्राउंड है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है आपके ख्याल में? अलीना, राइट इन द सेंस कि आप डिमांड नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन देके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगेन, मैं नहीं चाहती कि मैं अपना ओपिनियन, ये बायस क्या है, रीजनेबल है, हम आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं रीमा, जो ऑडियंस है वो आपका ओपिनियन सुनना चाहती है, इसीलिए उन्होंने अभी ये टीवी चैनल लगाया है। वो मेरा ओपिनियन सुनना चाहती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्या फैसला करें कि उन्होंने पीटीआई के केसेस सुनने हैं कि नहीं। अगेन अलीना, कि मैं ये पर्सनल लोगों की होती है, मेरा ख्याल है उनका डिसीजन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे कोई एतराज भी करे वो कहे हम नहीं सुनते, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं वो इस तरह तो एतराज हर पार्टी करती रहेगी, तो फिर वो कोई केस भी ना सुने, क्योंकि जैसा हमारा माहौल है, पोलराइजेशन इस हद तक है कि अब वो वैसा भी नहीं है कि कोई किसी पे एतराज नहीं कर रहा, तो अगर किसी ने एतराज कर लिया तो आप बड़ापन दिखाएं और आप ना सुने केस। तो यहाँ पे वो मामला भी चल रहा है। तो मैं अगेन, इसलिए मैं खुद उनकी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं ये फैसला किसी और के लिए नहीं कर सकती। अच्छा। इसलिए मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए कि बेहतर है कभी हम खुद भी सोच लें कि इन प्रिंसिपल्स पे और हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो देख के हम खुद फैसला करें कि हमें क्या लगता है। अच्छा, ये रिमार्क्स जो हैं जिनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, आपके ख्याल में क्या ये रिमार्क्स गैर जरूरी थे? मेरा ख्याल है जस्टिस ईसा जो है वो उन्हीं ने जो एक फैसला दिया, और यूनानिमस फैसला था, उनके साथ जस्टिस अतन मिनिला भी थे, नवंबर का फैसला है के केस का, अल्फाज मुझे मिलते जुलते लगे, तो मेरा ख्याल है शायद वो उस फैसले का जिक्र कर रहे थे। गैर जरूरी है या नहीं, अगेन सबका अपना थ्रेशोल्ड होता है। जस्टिस ईसा बहुत बात करते हैं अदालत में, वो बहुत सी और चीजों के मामले में उनकी जो भी जहन में होता है वो एक्सप्रेसिव जज है। मैं ये समझती हूँ कि जजेस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज 2-3 क्राइटेरिया इसका होते हैं कि वो किसी लिटिगेटिंग पार्टीज के राइट्स अफेक्ट ना करें, वो ओवरऑल अदलिया की आज़ादी, अदलिया की गैर जानिबदारी पे सवाल लोगों को मजबूर ना करें कि वो उठाएं। वरना मैं थोड़ा सा इस पे लिबरल अप्रोच रखती हूँ, कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखती, कि मुझे नहीं लगता समझते हैं ये रिमार्क्स मुतासिर कर सकते हैं दूसरे केस को, अपनी जजमेंट्स की। वो जो दूसरा केस अगर ये जो है ना जो तशवीश जी, इससे मैं अग्री नहीं करती, क्योंकि देखिए अगर हमने सब जुडिस रूल को इतना स्ट्रिंजेंटली अप्लाई करना है, फिर तो अरीना हमें हमारी टीवी स्क्रीन्स पे भी कोई ऑनगोइंग केस डिस्कस नहीं करना चाहिए। फिर तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो केस से पहले फैसला दे देते हैं कि ये फैसला आएगा तो अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये इस वजह से आएगा, ये उस प्रेशर में आएगा, सब जुडिस रूल तो फिर इस तरह है कि आप सब पे अप्लाई करें। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरा नहीं ख्याल उन्होंने जो बात की थी वो जो ऑनगोइंग केसेस हैं उन
से डायरेक्टली उस तरह से रिलेटेड भी है, आउटसाइड ऑफ द जजमेंट देव ऑलरेडी गिवन। तो अगर अदालत की एक जजमेंट मौजूद है और आप उसी का जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज और इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, इस हवाले से शायद वो बात कर रहे थे। अगेन हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एटलीस्ट जस्ट टू बी क्लियर एक चीज, हम जब टीवी के ऊपर बात करते हैं या फिर कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला होता है। वो ये होता है कि जहनों को मुतासिर कर सके, राइट, लेकिन जजेस के जहनों को भी। लेकिन अगर कोई जज वो रिमार्क्स देता है तो फिर उससे तो ये भी कंस्ट्रू किया जाता है कई बार कि वो अपना माइंड भी जाहिर कर रहा है, और अगर वो किसी आला अदलिया या आला मनसब पर बैठा है तो मातहत अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उससे मुतालिक वो उनके माइंड को भी मुतासिर कर सकता है। तो ये दो चीज़ें फ़र्क नहीं है? तो अलीना, आपका क्या ख्याल है, मीडिया जो है वो जजेस के माइंड्स को मुतासिर नहीं करता? तो हम वो स्टैंडर्ड किस तरह सेट करेंगे कि कौन ज्यादा मुतासिर करता है लोगों के माइंड को? इसलिए जब हम सब जुडिस रूल है, ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि फिर ये सब पे अगर आप बात करें कि अदालतें उन्होंने ऐसा क्या कहा जो डायरेक्टली जो केस इस वक्त चल रहा है उनमें जो जज सुन रहा है उनके माइंड को मुतासिर करेगा। उन्होंने क्या लिंक दिखाया? उन्होंने तो ऑलमोस्ट वो जो पैराग्राफ है जो उनकी नवंबर की जजमेंट का है, बहुत से अल्फाज वैसे ही थे जो उस प्रोसीडिंग्स में भी बात हुई वही थी। तो क्या वो फैसला क्योंकि एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या नवंबर में वो फैसला भी नहीं देना चाहिए था? उस फैसले का कोई भी जिक्र नहीं कर सकता जब तक ये नहीं, क्योंकि लिंक्ड तो है लेकिन वो सेम केस नहीं है। इसके अलावा हम ये भी सुनते हैं जब जस्टिस अतर मनिला ने एक और केस में बेल दी, बेल के जजमेंट्स में ऐसा होता है अक्सर कि ये कहा जाता है कि अदालत ने अगर बेल दे दी, उन्होंने दिखा दिया कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता, तो मातहत अदालत कैसे कोई और फैसला कर सकती है, ये भी हम सुनते हैं। तो इतना क्लियर कट नहीं है कि अगर कोई, और वो मैं देख रही थी डिटेल्ड फैसला भी आ गया, रिटन फैसला उन प्रोसीडिंग्स का, उसका जिक्र फैसले में भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम देख के फैसले में कहें कि ये रिमार्क्स हैं। तो वो कोर्ट में एक दो सेंटेंसेस हैं, कुछ रिपोर्टर्स ने उन पे बात की, हमें उनका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता। सो वैसे मैं थोड़ी हिचकिचाऊंगी ये कहने से कि नहीं बात करनी चाहिए कोई भी, लोअर कोर्ट्स मुतासिर हो जाएंगी। बहुत से और फैक्टर्स हैं जिनको देखना। माजरत के साथ मुझे एक ब्रेक लेनी है, वैसे भी हम थोड़ा ज़्यादा ही इसके ऊपर चले गए क्योंकि अगला इशू हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मुतालबा किया गया है जी इमरान खान की तरफ से, एक छोटी सी ब्रेक, मजीद इसके ऊपर बात कर। वेलकम बैक। इमरान खान ने आज एक मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद का जो भी ट्रायल हो उसको ओपन किया जाए। ये कहा इमरान खान ने कि ओपन ट्रायल में मीडिया की कवरेज भी यकीनी बनाई जाए। ये कहा कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अता तारर जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जी फ़ौज के अंदरूनी मामलात में ये जो मुतालबा है इमरान खान का, ये मुदाखलत है। सिर्फ अता तारर ही नहीं बल्कि कुछ सिक्योरिटी ज़राए हैं जिनसे इस खबर के ऊपर रद्द-ए-अमल आया, वो भी शेयर कर देते हैं। कहा कि जी ये जो मुतालबा किया जा रहा है तो बानी पीटीआई ये बताने वाले या मुतालबा करने वाले होते कौन है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं होगा। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें कि वो ओपन होगा, सारी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करता और करवाता रहा। सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि जो मुतालबा किया है इमरान खान ने, क्या वो जायज़ है या नहीं है? शहजाद इकबाल साहब। अलीना, मतलब आप कह रही हैं मुतालबा के फैज़ हमीद साहब का ट्रायल ओपन ट्रायल किया जाए? जी बिल्कुल, वो जायज़ है या नहीं है? मुझे नहीं लगता। कानून के मुताबिक फैज़ हमीद क्योंकि फौज से ताल्लुक रखते थे और आर्मी एक्ट इस बात की इजाज़त देता है, आई थिंक सेक्शन 31 है जो कि म्यूटिनी के हवाले से भी खबरें चल रही हैं, उसकी इजाज़त देता है कि उनका जो ट्रायल है वो आर्मी कवानीन के मुताबिक होगा, मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो कानून इसकी इजाज़त देता है। अब उस मुतालबे को अगर आप ये कहें कि नहीं अब इनका ट्रायल आर्मी मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा, सिविल अदालत में किया जाए, तो मेरे ख्याल से ये तो मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से तो मुतालबा उनका दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक जो सिक्योरिटी ज़राए से बयान सामने आया वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो कौन होते हैं मुतालबा करने वाले। मुतालबा तो कोई भी कर सकता है, आप बात माने या ना माने वो एक अलग बहस है। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि अगर उनका अपना ट्रायल जब ओपन होगा तो सब पता चल जाएगा कि वो क्या क्या करवाते रहे। वो तो कह रहे हैं ओपन ट्रायल करें, वो कह रहे हैं मेरा भी ओपन ट्रायल करें, वो कह रहे हैं मेरा भी आप अडियाला जेल में ना करें, तमाम केसेस का कोर्ट्स में करें ताकि एक्सेस हो तमाम साथियों को। वो तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन का जो है ओपन ट्रायल करें आप 9 मई के हवाले से भी। तो मुझे ये बयान समझ नहीं आया, जो सिक्योरिटी जराए जहां से भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उनका ट्रायल ओपन होगा तो सब पता चल जाएगा कि वो क्या करते रहे, क्या करवाते रहे। वो तो इमरान खान यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि ओपन ट्रायल करें।
तो वो मुझे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। बहरहाल इसका बैकग्राउंड हमें पता है कि 2 दिन पहले इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया है कि जनरल फैज हमीद को एक वादा माफ गवाह बनाकर 9 मई के हवाले से उनका बयान लिया जाएगा और उसमें फिर इमरान खान को भी इम्प्लीकेट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये खदशा उनको है और इस वजह से वो कह रहे हैं कि अब जनरल फैज हमीद का जो है ट्रायल ओपन हो ताकि सबके सामने हो कि वो क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होते हैं वो पब्लिक नहीं होते, तो जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगेंगे, किस किस्म से जरा होगी, उसकी कोई तफसीलात नहीं आएंगी। एंड में एक वर्डिक्ट आ जाएगा, या वो उनके खिलाफ होगा या वो उनके हक में होगा। अब बाद में शायद वो एक अपील का हक जरूर रखते हैं, तब जाके शायद तफसीलात सामने आए, लेकिन उस वक्त तक नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से इस खदशे की वजह से वो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल हो, लेकिन क्योंकि कानून इजाजत देता है कि कोई रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हो, उसका अगर कोर्ट मार्शल होना है तो वो आर्मी एक्ट के तहत ही होना है, मिलिट्री ट्रायल ही होगा उनका, तो वो तो ओपन अदालत में नहीं किया जाता। ये सारा जो कानूनी प्रोविजन है रीमा से बेहतर समझ देते हैं। रीमा, क्या कोर्ट मार्शल ओपन ट्रायल हो सकता है? क्या इस तरह की कार्रवाई में मीडिया को भी एक्सेस हो सकता है? अलीना, जो किस तरह कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होती है इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होती है। जो आर्मी एक्ट के रूल्स हैं, क्या वो इजाज़त देते हैं ओपननेस की नहीं, ये देखना पड़ेगा। मैं इस पे राय नहीं दे सकती, शायद कोई मिलिट्री एक्सपर्ट आपको बता सके कि गुंजाइश है या नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि फौज के पर्सपेक्टिव से भी 2 पोजीशन सामने आ रही हैं। एक के जनरल फैज का जो ट्रायल है ये फौज की स्ट्रेंथ दिखाता है कि एक तरह से यूनिटी है रैंक्स में, यूनिटी है लीडरशिप में, और उनके पास इतने ठोस सबूत है कि वो अपने एक इम्पोर्टेंट ओहदा रखने वाले शख्स को ट्राई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जितनी ज्यादा मालूमात आप लोगों तक पहुंचा सकेंगे, जितना ओपन, जितने आपके रूल्स अलाउ करते हैं, जितना ओपन ट्रायल हो सकेगा, वो फौज के लिए भी बेहतर है मेरी नजर में। सो इसको सिर्फ इमरान खान साहब का मुतालबा नहीं कहना चाहिए। मेरा ख्याल है जो भी इस केस में दिलचस्पी रखता है, और ये केस पाकिस्तान की सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक है इसका, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उतना शायद हमारा कॉन्फिडेंस इन प्रोसीडिंग्स में बढ़ेगा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना चाहिए अगर फौज ये पोजीशन ऑफ पावर से कर रही है। दूसरी राय ये है कि ये पोजीशन ऑफ वीकनेस भी दिखाता है कि फौज का कंट्रोल जो था वो लग रहा था कम हो रहा है। पीटीआई बहुत पॉपुलर हो रही थी, अदलिया जो है उसके साथ एक क्लैश की सूरत हाल थी। तो ये फैसला इसलिए लिया गया दिखाने के लिए कि कंट्रोल में कौन है, एक तरह से अपने आप को असर्ट करने के लिए लिया गया। और हमें नहीं मालूम उसमें कितने शवाहिद मौजूद हैं, क्या जो सारी बातें कभी किसी लीक से, कभी किसी जर्नलिस्ट से, कभी किसी रिपोर्टर से बाहर आती है, क्या ये अफवाहें हैं, इसके पीछे एविडेंस कितना ठोस है। अगर ये एक तरह से इस तरह की पोजीशन है तो शायद फौज नहीं चाहेगी कि ये ओपन प्रोसीडिंग्स हो और लोगों तक मालूमात आए। तो फिर क्योंकि फिर आपके सवाल के जवाब मिलने की जगह के और मजीद सवाल बढ़ेंगे। शायद और लोग हैं ऐसे जो मुलव्विस हैं जिनके नाम सामने आएंगे जो फौज नहीं चाहती। तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, मेरा ख्याल है हम लोगों ने जब से ये वाकया, ये अरेस्ट हुआ, हमने ज्यादा कानून पे बात नहीं की। हम अस्यूम करते हैं जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो सिविलियंस तस्वुर किए जाते हैं। इसलिए पिछले साल जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, स्पेसिफिकली ये कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद वो कुछ ऑफेंसेस जैसे पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ डेफेमेशन, साइबर क्राइम्स, इसको खास तौर पे रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स के ऊपर जो है उसकी जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स मार्शल को दी गई। बाकी जो कवानीन है उसमें 2-3 दिलचस्प बातें हैं। पहली तो ये है कि आपकी रिटायरमेंट के 6 महीने तक आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, 6 महीने के बाद नहीं हो सकता। इस केस में जनरल फैज को रिटायर हुए 6 महीने से तो ज्यादा हो गए हैं। दूसरा, इसकी जो एक्सेप्शंस हैं वो लिमिटेड है। एक्सेप्शंस में एक तो आती है म्यूटिनी की जो हमने बात की, लेकिन अगर आपने इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी की है वो जब आप सर्विंग थे तब आपने करनी थी। ठीक है, सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिटायर होने के बाद गए हैं, उसके बाद आपने इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी की है और फिर आप ट्राई हो रहे हैं। ये एक जनरल जो मैं बता रही हूँ। कुछ और इसकी एक्सेप्शंस है, जैसे ये जो टॉप सिटी का केस है ये शायद पूरा उतरता है आर्मी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन में है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। इसमें ये लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं करता। अगर आप सर्विंग थे और आपने ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी किए तो उस पे ये लिमिटेशन पीरियड या ये 6 महीने की पीरियड का नहीं है। 2-3 और इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन एक और चीज है, और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जो है सिविलियंस का कोर्ट मार्शल के ऊपर,
वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सिविलियंस जो हैं वो आर्मी एक्ट और कोर्ट मार्शल के तहत उनका ट्रायल हो सकता है अगर उसमें एक ऑफेंस है यही कि सेड्यूसिंग समवन, कि वो अपनी ड्यूटी के खिलाफ कोई काम करे। ठीक है। उसके लिए आप चाहे सिविलियन हो, चाहे आप फौजी सर्विंग ऑफिसर हो या आप रिटायर्ड ऑफिसर हो, आपका ट्रायल हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस रास्ते से उन्हें ट्राई करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का या जो स्टे ऑर्डर एक तरह से फाइनल डिसीजंस पे है वो खत्म होना होगा, या सुप्रीम कोर्ट को अपनी अपील जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला है उसे ओवरटर्न करना होगा। तो मेरा ख्याल है इस सिचुएशन में वो केस बहुत अहम हो जाता है अगर आपने कोर्ट मार्शल करना है रिटायरमेंट के बाद इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी के लिए। ठीक है। अच्छा रीमा, ये प्लीज याद रखिएगा, एक है पोस्ट रिटायरमेंट ऑफेंसेस, वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो 4-5 टॉप सिटी वाला है। दूसरा है जो अगर आपने वाइल्ड सर्विंग आपने ऑफेंसेस किए हैं उसके लिए आपका बाद में ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसका 6 महीने का पीरियड है। तीसरा, उसकी भी एक्सेप्शंस है, जैसे कि टॉप सिटी का केस है ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लेकिन ऑफेंस वाइल यूर सर्विंग वो होगा अगर सर्विंग रिटायरमेंट के बाद आपने किया है। फिर सिविलियंस वाला जो मामला है इंसाइटमेंट टू म्यूटिनी में या सेड्यूसिंग समवन अगेंस्ट देयर ड्यूटीज, वो अप्लाई करेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट वाला केस जो है मेरी नजर में अहम हो जाता है। ओके। अच्छा ये जरा जल्दी से क्लियर कर दीजिएगा, उसका आवाज सही नहीं आ रही थी। आपके ख्याल में कितनी गुंजाइश है कि ओपन ट्रायल हो सके? आई अंडरस्टैंड आपने जो बाद में बताया, बट कितनी गुंजाइश है आर्मी एक्ट में कि ओपन ट्रायल हो सके या मीडिया को कवरेज की इजाजत हो? अलीना, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरी रीडिंग है, मैं चाहूंगी कोई मिलिट्री लॉज का एक्सपर्ट हमें गाइड करे, मैं वो एक्सपर्टीज नहीं रखती। मेरा ख्याल है कोई प्रोहिबिशन नहीं है। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम राइट भी नहीं है। तो अगर आर्मी चाहे तो वो अगर ओपन रिपोर्टर्स के लिए ना करे, वो ज्यादा मालूमात दे सकती है कि ISPR कंक्लूजन जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है उसकी कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट जारी करेगा वो पहले ही हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे। कुछ ना कुछ गुंजाइश मेरा ख्याल है निकाल जा सकती है ज्यादा ओपननेस की, क्योंकि अदरवाइज प्रोसीजर वो तो ये है कि आर्मी एक्ट की कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स बिल्कुल ओपेक होती हैं। आपको ISPR बताता है, ये अगर उनका दिल चाहे। प्रैक्टिस यही है कि ओपन नहीं होती हैं, कोई मालूमात बाहर नहीं आती हैं, लेकिन मुमानियत भी नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। एक छोटी सी ब्रेक, बाकी दोनों तजियाकारों के इसके ऊपर डालते हैं रद्द अमल। वेलकम बैक। इमरान खान ने जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। सलीम साफ़ी साहब, क्या जायज़ मुतालबा है? नहीं, देखिए, एक तो ज़ाहिरी बात है कि जनरल फैज़ का ट्रायल है तो उससे मुतालिक वैसे तो मेरी भी ये ख्वाहिश है वो ओपन हो, लेकिन उससे मुतालिक मुतालबा इमरान खान साहब पता नहीं किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, क्योंकि फैज़ साहब न उनकी जमात के कारकुन थे उनके बकौल, और उनकी जमात के लीडर्स तो हो सकते हैं लेकिन कारकुन नहीं थे। दूसरा ये है कि उस केस से बराह रास्त अभी तक इमरान खान साहब मुतालिक भी नहीं हुए हैं, तो इस लिहाज से तो उनका मुतालबा करना का कोई जवाज नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये ओपन ट्रायल होगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की ऐसी रिवायत नहीं है। लेकिन अगर ओपन हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी रोज वो जो तमाशा उधर लगेगा वो देखते रहेंगे। उमर साहब, आपको समझ आई है खान साहब किस कैपेसिटी में ये मुतालबा कर रहे हैं? लीना, मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, इमरान खान रोजाना को नया बयान देते हैं, हम डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। और पहले उन्होंने कहा कि जो ये फौज का अंदरूनी मामला है, हमने उसको अंदरूनी मामला तस्वर किया और हमने ओवरऑल इसमें मीडिया में डिस्कशन होती रही कि उनका अंदरूनी मामला है। अब तो इमरान खान ने भी कह दिया है। हालांकि इमरान खान जो है उनके बयान की जो एक उम्र है वो अगले बयान आने तक की होती है, यानी पहला बयान फौत हो जाता है, फिर उनका जो नया बयान होता है वो उनकी पॉलिसी तस्वर होता है, फिर उनकी पार्टी के अंदर से जो बैरिस्टर गोहर है अब कोई उसका ही ख्याल करें, उनको इन्होंने चेयरमैन बनाया हुआ है, उसने एक बयान जारी किया हुआ है कि कोई बंदा PTI का जनरल फैज के मामले में अरेस्ट पर कोई अपना बयान ना दे। इन्होंने इमरान खान ने उसकी भी मुखालफत की है। कोई पहले भी कोई एक दिन उन्होंने मुखालफत की, उनकी पार्टी के चेयरमैन है यार, आपने उसको कोई चेयरमैन तो उसको इज्जत तो दें चेयरमैन वाली। फिर उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है और मेरा जनरल फैज के साथ ताल्लुक नहीं है।
अब उन्होंने कहा जी कि जनरल फैज को मेरे केस में वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। अब जो है उन्होंने ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान जो है ना, ये जिस तरह हम बातें करते हैं बड़ा एक हम जो है जिस तरह इमरान खान बातें करते हैं और जो जिस तरह हम उनकी तशरीह करते हैं ना, हम भी बड़े मासूम से लोग लगते हैं जी कि ओपननेस के हवाले से, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से इमरान खान इसलिए नहीं कर रहे। देखिए वो ओवरऑल एक डिस्ट्रैक्शन के मास्टर हैं। उन्हें अगर कहीं दूर से को थोड़ा सा पता चल जाए कि ये बात मेरे पे आ सकती है, वो पहले से बात करना शुरू कर देते हैं जी कि ये कोई मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है। अगर ना बना तो कह दिया कि मेरी तरफ से चूंकि प्रेशर था तो इसलिए नहीं बनाया उन्होंने। अगर बन गया तो कह दिया कि मैंने तो पहले आपको बताया था कि उन्होंने ये काम करने। तो इमरान खान जो है कि उनका अब ये है ना कि वो हर काम में तो नहीं जा सकते ना, कि जो जी चाहे जी कि फलां को ये करना चाहिए, फलां को ये करना चाहिए। जहां तक ये बात हो रही है ना उनकी ओपननेस की, जो ट्रायल की ओपन वाले से है, एक तो ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन का मतलब ये है कि हमने आज तक सुना नहीं है कि कोई इस तरह का जो एक कोर्ट मार्शल किसी का हुआ हो तो उसके मामले में उन्होंने कोई एक ओपन ट्रायल किया हो। ऐसी बात हमने कभी पहले सुनी नहीं है। बल्कि मैं तो अपना एज अ जर्नलिस्ट आपके साथ ये एक्सपीरियंस बताता हूं कि वो केसेस के जिसमें ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की, उसके अलावा अगर हमें किसी केस के बारे में पता चला कि फलां बंदा उसको कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसके बारे में हम पहले मौकफ लेते थे। हालांकि बावजूद इसके कि हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स भी हों तो हम ISPR का मौकफ लेते थे। और इससे भी बड़ी बात कि जिस लॉ के तहत हो रहा है, आर्मी एक्ट के लॉ के तहत, उसके ऊपर तो लिखा होता है। अभी जाके आपको कहीं ये इंटरनेट की वजह से कोई नजर आनी शुरू हुई है। मेरे पास जब आर्मी एक्ट की फाइल पहली दफा आई थी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था टॉप सीक्रेट, कि जो लॉ ही एक आमतौर पे अवेलेबल ना हो तो उस लॉ के तहत जिन लोगों का ट्रायल होगा वो कितना ओपन हो सकता है। बट फैज हमीद का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं है अलीना। असल में इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि उन पे टॉप सिटी वाला केस है। टॉप सिटी वाला केस तो जब वो सर्विस में थे वो है। दूसरा, ये दूसरे की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली आर्मी एक्ट के तहत यह है कि एक आर्मी ऑफिसर वो 2 साल तक सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकता, और अगर वो इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है तो वो 5 साल उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। अब ये है कि जो इन पे ये दफा लगा रहे हैं वो इनकी कोई आर्टिकल वो 31 है, और उसके तहत वो जो जिन को केटर करती है उसमें तो बगावत भी आती है, उसमें हुकूमत गिराना भी आता है। तो वो चीजें यानी कि वो आर्मी एक्ट के तहत वो केटर हो रही हैं, यानी कि वो 5 साल तक, वो तो इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं ना, तो वो 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले नहीं सकते। अगर वो लेंगे तो उनका वो आर्मी एक्ट के अंडर फॉल करेंगे और वही उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज।